हाय वेलकम टू कोडफिंड वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम क्लोन करने वाले हैं एप्पल इंडिया की वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। एप्पल इंडिया की जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे क्लोन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। साथ में मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ AWS कॉग्निटो का यूजर्स को मैनेज करने के लिए। जो लॉगिन और साइन अप यूजर का होता है उसको हम मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ AWS कॉग्निटो। सबसे पहले एप्पल इंडिया की जो वेबसाइट है वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये यहाँ पर वेबसाइट है जिसको हम यहाँ पे क्लोन करने वाले हैं। प्रॉपर यहाँ पे iPhone 15 की ब्रांडिंग हुई हुई है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और हम यहाँ पे इसी को ही क्लोन करेंगे। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास साइन इन का पेज है और यहाँ पे आपके पास क्रिएट अकाउंट का पेज है। ये जो यहाँ पे फ्रेम है ये मेरे को दिया है AWS ने, जब मैंने यहाँ कॉग्निटो को यूज़ किया और कुछ पैकेजेस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे एक कॉग्निटो की, ठीक है, AWS कॉग्निटो की जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे मेरे पास फॉर्म है। तो यही फॉर्म मेरे को यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, जो जो जितने भी यहाँ पे यूजर्स हैं वो मैनेज हो रहे हैं आपके AWS कॉग्निटो की हेल्प से। ये यहाँ पे AWS कॉग्निटो है एंड इसमें अगर आप यहाँ पे यूजर्स पूल में जाके देखोगे मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे एक यूजर पूल है जो कि यहाँ पे एप्पल क्लोन के नाम से, एंड मेरे पास यहाँ पे एक यूजर भी है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये वाला यूजर है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाऊँ जो हमने यहाँ पे क्लोन करी है, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो साइन इन करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम में अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सपोज अपनी जो ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉर्म की जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो AWS हैंडल कर रहा है। मैंने एक भी कोड नहीं लिखा जो यहाँ पे फॉर्म को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पासवर्ड मस्ट मैच। ठीक है, तो मैंने शायद ऊपर वाला पासवर्ड गलत डाल दिया। हाँ, अब यहाँ पे पासवर्ड मैच हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो एक कोड जाएगा आपके इस वाली ईमेल आईडी पे फॉर वेरिफिकेशन। मैंने यहाँ पे इस वाली बटन पे यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे एक कोड गया है इस वाली ईमेल एड्रेस पे। आपको यहाँ पे अपना ईमेल खोलना है। ईमेल खोलने के बाद आपको जो कोड आया होगा आपके पास ईमेल में, आपको यहाँ पे वो डालना है, सपोज 47। मैंने यहाँ पे ये डाला, कंफर्म किया। तो आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मेरे को बता दिया कि इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, इस बारे में जो करेक्ट वाला है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डाला सपोज 561 एंड 363। तो कंफर्म किया मैंने यहाँ पे और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चला है और यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट खुल गई है। तो जो यहाँ पे ओरिजिनल मेरे पास है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देखोगे एप्पल इंडिया की जो वेबसाइट है यहाँ पे ओरिजिनल मैंने बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे उसी को क्लोन किया है। ऊपर यहाँ पे iPhone 15 Pro है, नीचे यहाँ पर आपके पास iPhone 15 है। आप यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पे iPhone 15 है। तो यहाँ पे इन्होंने एप्पल वॉच का ही डाला हुआ है बैनर। मेरे पास यहाँ पे मैकबुक प्रो का बैनर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे साइड बाय साइड पोस्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके पास है। इनके पास भी यहाँ पे साइड बाय साइड कुछ पोस्टर्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और मेरे पास भी यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो है, मेरे पास यहाँ पे साइड बाय साइड कुछ पोस्टर्स हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लोन करने वाले हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किया रिएक्ट जेएस का। ठीक है, रिएक्ट जेएस के साथ मैंने यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज़ किया। मटेरियल यूआई एक रिएक्ट का CSS बेस्ड फ्रेमवर्क है जहाँ पर बने बनाए कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे उनका यूज़ करेंगे। कॉम्पोनेंट्स जो मैंने बनाए हैं बिल्कुल जेनरिक बनाए हैं। आप अगर यहाँ पे वापस आके दिखाओ अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर आपको यहाँ पे सपोज कल को iPhone 16 आ जाता है तो आपको कोड में कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेंट फाइल में चेंज करना है। मैंने यहाँ पे iPhone 16 लिखा तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे iPhone 16 लिखा दिखेगा। एक सेकेंड, ये शायद रिफ्रेश हो रहा है। आप यहाँ पे देखो iPhone 16 यहाँ पर आपको लिखा दिखाए। ठीक है, टाइटेनियम सो स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे सपोज एक कीवर्ड और ऐड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे सपोज वाइब्रेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे सो स्ट्रॉन्ग के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेंट भी लिखा दिखेगा। अगर कल को कुछ नया आता है तो आपको कोड में नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल जेनरिक बनाया हुआ है। तो आपको सीधा कॉन्सेंट फाइल में चेंजेस करने हैं और आप खत्म बिल्कुल। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करेगा। यूजर्स को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं AWS कॉग्निटो का। वो जो यहाँ पे फॉर्म आपने देखा था वो फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला वो फॉर्म है। ठीक है, ये यहाँ पे जो docs.amazon.com पे जो कॉग्निटो की डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाला जो फॉर्म है वो मेरे को प्रोवाइड कराया था कॉग्निटो ने। ये जो यहाँ पे फॉर्म की जो सारी फंक्शनैलिटीज हैं वो यहाँ पर ये हैंडल कर रहा है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म है इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, कहाँ गया ये रहा। फॉर्म की जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो सब यहाँ पे आपका कॉग्निटो हैंडल कर रहा है। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो फॉर्म है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस आओगे यूजर्स पूल में, तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है, लेकिन अभी हमने दूसरा यूजर भी क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे उसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी
सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। यही वाला ईमेल डाला था मैंने code4interview01@gmail.com, और यहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटस यहाँ पे कंफर्म्ड है कि यहाँ पे ये वाला जो ईमेल है वो एक्चुअल में वेरीफाइड है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस आते हो, आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लगातार रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको नए टैब में भी खोलता हूँ तो भी आपको यहाँ पे लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक टोकन जनरेट होता है। यहाँ पे AWS कॉग्निटो एक टोकन को जनरेट करता है, वो टोकन आपका यहाँ पे स्टोर होता है आपके लोकल स्टोरेज में, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्सेस टोकन है, ये आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश टोकन है, ये दोनों टोकन आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इस टोकन को क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे टोकन क्लियर किया, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करता है। आप यहाँ पे दोबारा लॉगिन भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उसको डाल के मैंने यहाँ पे सिंपल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सेम पासवर्ड डालना है। मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया, वहाँ पे जाके वेरीफाई होगा वो AWS कॉग्निटो पे, एंड यहाँ पर अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये आपका यहाँ पे ये खोल देगा। अगर आपका पासवर्ड सपोज मैच नहीं होता तो यही हैंडल कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं होता तो उस केस में ये यहाँ पर आपको एरर दे देगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली कुछ भी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, साइन इन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ये कुछ भी मैंने हैंडल नहीं किया, ये सब कुछ हैंडल हो रहा है AWS कॉग्निटो की हेल्प से। तो हम यहाँ पे ये बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ पे इसको कैसे कैसे करने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं React.js का। React.js के फ्रेमवर्क है जो कि मटेरियल UI, हम यहाँ पे उसको भी यूज़ करने वाले हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ AWS कॉग्निटो का। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले अगर आप चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब के अंदर, AWS के अंदर, और आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है CMD। जो आप यहाँ पे CMD लिख के एंटर मारोगे, ये क्या करेगा, ये आपका इसी फोल्डर के अंदर CMD खोल देगा। यहाँ पर आपको एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है जिसको आप बना सकते हो npx create react app, एंड आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ एप्पल क्लोन के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दिया। ये जो यहाँ पे आपने लाइन लिखी है, ये आपको यहाँ पे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बना के देगा, लेकिन उसको बनने में लगेंगे 2 से 3 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अपना बनके बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, एंड एप्पल क्लोन के नाम से आपके पास यहाँ पे फोल्डर आएगा। इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर CMD लिखना है, यहाँ पे CMD लिख के एंटर मारना है, और आपको यहाँ पे लिखना है कोडस्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरा VS कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, वेलकम स्क्रीन को क्लोज करना है, और मेरे को यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो सबसे मेन फाइल है वो आपकी packet.json है। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग होता है, इसके अंदर एक स्टार्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट होती है जिसकी हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है npm start क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि स्टार्ट के सामने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, तो ये आपका यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को चलाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है npm start, एंड आप यहाँ पे देखोगे npm start यहाँ पर आपका रन करेगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। रिएक्ट स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पर आपका एक पैकेज है, और ये एक स्टार्ट स्क्रिप्ट है जो ये यहाँ पे रन करेगा। आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे इसको रन किया है। ये बोल रहा है समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000, वुड यू लाइक टू रन इट ऑन अनदर पोर्ट इंस्टेड। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक जो प्रोजेक्ट में आपको दिखा रहा था वो पोर्ट 3000 पर ही चल रहा है तो इसको हटाया मैंने यहाँ से, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे फिर से रन कर रहा हूँ npm start को। यहाँ पे क्या होता है, 3000 है ना, रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। आपकी ये जो एप्लीकेशन है रन होगी जाके लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट का जो पोर्ट ये यूज़ करेगा वो 3000 यहाँ पे यूज़ करेगा, क्योंकि जो रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो यहाँ पे होता है 3000। और ये यहाँ पे एक डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पे रन करेगा, और आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रन किया भी। इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, क्योंकि मेरा शायद यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पे वापस आना है, और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ लोकल होस्ट 3000। ये काफ़ी ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ है, इसको यहाँ पे 100% रखते हैं, नाइस। तो ये यहाँ पे खुलेगा, इसको 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये इसने यहाँ पे चला दिया इसको, और यहाँ पे लोकल में इसने आपकी एप्लीकेशन को रन किया है लोकल होस्ट 3000 पे। डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर आपका लोकल होस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल में इसको रन कर रहे हैं। रिएक्ट का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो यहाँ पे 3000 है, तो आपकी एप्लीकेशन जाके रन होगी यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे। एंड आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे ये कुछ पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट आया है। ये कहाँ से लिखा है,
ये आपको लिखा दिखेगा यहाँ पे सोर्स के अंदर और app.js के अंदर। ये आपका यहाँ पे एक इमेज है जो कि एसवीजी लोगो है, फिर ये आपका वहाँ पे वो वाला टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे ये वाला लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। बिल्कुल सही है। इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रहे हो index.js के अंदर यहाँ पर। तो index.js आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। किसी भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन जो एंट्री पॉइंट होता है वो यहाँ पे index.js होता है। फिर आप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हो तो ये आपका जाएगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर, और ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप इसको हटा के कुछ और भी डाल सकते हो। अगर सपोज मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस सब की जगह यहाँ पर आपके पास हेलो आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ऐप कंपोनेंट हम एज अ लैंडिंग पेज यूज करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है ये एज अ लैंडिंग पेज यहाँ पे यूज होता है। हम यहाँ पे काम करेंगे कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है पेजेस के नाम से, क्योंकि हाँ हमारे पास यहाँ पर एक पेज है जो कि होम के नाम से, तो होम पेज होम के नाम से मैंने यहाँ पर अपना सबसे पहला वाला कंपोनेंट बनाया और इसको मैं बना रहा हूँ एज अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पर इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा सपोज हेलो फ्रॉम होम। मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो फ्रॉम होम लिखा और यहाँ पे इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी कंपोनेंट बनाते हैं उसको डिफाइन करने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हम उसको एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ पे मैंने होम कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? पेजेस के अंदर, होम के अंदर से आएगा। और आपको यहाँ पे सिंपल ये होम लिखना है, ठीक है। होम को हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दोगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है। app.css का जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो हमने हटा दिया था, तो यहाँ पे इसको भी हटाए थे, इसकी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो फ्रॉम होम। अब मेरे को यहाँ पे होम के अंदर जाना है और आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल ये दिखाऊँ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में डिवाइडेड है। आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर यहाँ पे हेडर है जो यहाँ पे स्टोर लिखा है, मैक लिखा है, आईपैड लिखा है, आईफोन लिखा है, ये आपका यहाँ पे एक हेडर कॉम्पोनेंट है। फिर ये आपका यहाँ पे एक इन्फो कॉम्पोनेंट है। फिर ये आपके यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर मेरे को अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ सपोज कंपोनेंट्स के नाम से। और इसके अंदर सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है वो होगा मेरे यहाँ पे हेडर के नाम से। तो सपोज मैंने यहाँ पे हेडर के नाम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा डिव एंड हेलो फ्रॉम हेडर, और इसको आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पे सपोज ये मैंने यहाँ पे हेडर लिखा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे इसको इधर इंपोर्ट करना है होम के अंदर, क्योंकि हम जो यहाँ पे इसको रेंडर करवाने वाले हैं वो यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आपको ये जो यहाँ पे डिव है इसके अंदर मैं यहाँ पे हेडर को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग डाल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो फ्रॉम हेडर। इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे इन्फो कंपोनेंट है। तो मेरे को यहाँ पे एक अलग से एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे होगा आपका इन्फो कंपोनेंट, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इन्फो इज इक्वल्स टू, एंड बहुत सही, एंड यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। डिव लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका हेलो फ्रॉम इन्फो। यहाँ पे इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इन्फो। और यहाँ पे चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे सपोज आपको इसको इसके नीचे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन्फो को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे हेडर के नीचे जस्ट इसको यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ रेंडर कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो फ्रॉम इन्फो, बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद नीचे मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन है, ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन है, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ section.jsx, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज section.jsx, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है सेक्शन, रिटर्न करते हैं यहाँ पे डिव को, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका हेलो फ्रॉम सेक्शन। अभी मैं सिंपल यहाँ पे स्केलेटन कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। बाद में फिर यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। सिर्फ अभी मैं यहाँ पे पूरा फ्लो दिखा रहा हूँ आपको कि अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करके हम इसको यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फिर सेक्शन को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको सेक्शन को डालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो फ्रॉम सेक्शन, और मेरे पास यहाँ पे जो सेक्शन है वो 3 है, ये पहला, दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा। तो अगर इसको मेरे को 3 बार लिखना है ना, तो यहाँ पे मैं बस इसको 3 बार यहाँ पे कॉपी मार दूंगा, डेटा में यहाँ से पेरेंट से पास कर दूंगा, डेटा वो अपने आप वहाँ पे चेंज कर देगा। और आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये यहाँ पे सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे 3 बार आएगा।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, एंड बिल्कुल सही है। उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पे डिव आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। डिव को मेरे को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। बहुत सही। इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद होम में चलते हैं। होम में आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं आपके, उनको भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐसे डाल देना है। ये शायद मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट्स भी आ चुका है, सही है ये। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है MUI.com। मटेरियल यूआई रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, CSS बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। तो वेबसाइट का नाम जो है वो है यहाँ पे MUI.com। आपको यहाँ पे खोलना है डिस्कवर द कोर लाइब्रेरीज पे, और यहाँ पे जो हमें लाइब्रेरी जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है यहाँ पे मटेरियल यूआई। एंड मटेरियल यूआई को आपको यहाँ पे खोल लेना है। इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसके 3 पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करता है, मटेरियल, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नया एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उस वाले टर्मिनल में चल रहा है हमारा यहाँ पे रिएक्ट का सर्वर। तो आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा, और नए टर्मिनल में आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कराना है। मेक श्योर आप यहाँ पे एप्पल क्लोन के अंदर होने चाहिए, और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे ये कर देना है। मटेरियल यूआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक HTML एलिमेंट का एक रैपर है। जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हो डिव का, तो डिव का यहाँ पे रैपर है जो कि है बॉक्स। तो ये यहाँ पे बॉक्स है। बॉक्स कुछ नहीं है, बस बॉक्स बस एक रैपर कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट आपको एक डिव ही देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपने यहाँ पे हेडर में। मेरे को यहाँ पे एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, एक नेविगेशन, मेरे को यहाँ पे एक बार बनाना है। तो यहाँ उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। एंड बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स होगा उसमें मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और वो सब यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। एक और मेरे को यहाँ पे बॉक्स चाहिए जिसमें मैं अपनी बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो यहाँ पे नैब बार है उसमें मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले एक आइकन लगा हुआ है। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ पर एक आइकन है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए जिसमें एक सोर्स होगा, एक यहाँ पे ऑल्ट होगा जिसपे सपोज लोगो लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे ये चीज़ होगी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेरे पास ये सब कुछ है, इसको मेरे को एक लूप करना है। इसका मैं एक एरे बना लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इनको लूप कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं उसको लूप कर लूँगा। उसके बाद ये दो जो आइकन्स हैं, ये दो आइकन मेरे को अलग से चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और होती है मटेरियल MUI में, हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आइकन्स होते हैं। आइकन्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं, तो आपको यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मटेरियल आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर देखोगे बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ये 2100+ आइकन्स रेडी टू यूज़ है। और आप यहाँ पे देखोगे हज़ारों आइकन्स हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं, और इनमें से कोई भी आइकन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को जो यहाँ पे आइकन्स यूज़ करने हैं वो एक तो सर्च वाला आइकन यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको सर्च भी कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे अपने पास वो यहाँ पे ऊपर आएंगे, और आपको यहाँ पे सर्च करना है। सिंपल सर्च आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आप यहाँ पे देखो ये वाला आइकन मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है। बट अगर आप यहाँ पे इसको खोल के देखोगे तो ये आपका आ रहा है MUI आइकन मटेरियल से। हमने जो 3 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कराए हैं वो है मटेरियल, इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल। ये वाला पैकेज हमने यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं कराया। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा install @MUI/icons material, ठीक है। ये वाला पैकेज आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना है। तो ये वाला पैकेज हमने यहाँ पे इंस्टॉल कराया। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद एक आइकन मेरे को यहाँ पे और चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो सर्च के बराबर में यहाँ पे एक बैग दिखने वाला आइकन है। तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे बैग को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है बैग, और ये वाला मेरे को यहाँ पे चाहिए वर्क आउटलाइन वाला। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद ये यहाँ पे कंपोनेंट है, तो आपको यहाँ पे इनको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एंड इसको भी आपको यहाँ पे एज अ कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है।
इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक एप्पल का लोगो चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आपको एक फाइल मिलेगी, वहाँ से आप एप्पल का जो लोगो है उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स में जाना है, सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेंस के नाम से एक फोल्डर बनाना है, कॉन्सेंस के नाम से फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है consent.js, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, वापस आना है यहाँ पे हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर आपको यहाँ पे जो एप्पल लोगो है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है एप्पल लोगो, दैट्स इट। इसके बाद में अब मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको मैं यहाँ पे लूप करूँगा अपने बाकी के काम के लिए। बाकी का काम क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये आ चुका है, मेरे पास लास्ट के ये दो आ चुके हैं, मेरे को यहाँ पे बीच के ये सब चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक एरे मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ होंगे जिनको मैं यहाँ पे लूप कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सेम लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। वापस जाना है कॉन्सेंट फाइल के अंदर, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया, आपको वापस जाना है हेडर के अंदर, और यहाँ पे जो आपका नैव डेटा है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपल लूप करना है नैव डेटा को, और डॉट मैप, और यहाँ पे आपके पास नैव आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जो पी टैग है उसमें यहाँ पर आप नैव डाल सकते हो, ठीक है। सिंपल, बस इतना सा काम करना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं सेव कराता हूँ, वापस आते हैं यहाँ पर, ने यहाँ पर आ जाते हैं। ये बोल रहा है कि बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, बॉक्स आपका आता है मटेरियल यूआई के अंदर से, तो आपको यहाँ पे जो बॉक्स है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आएगा आपका MUI मटेरियल से। एक और चीज़ है जो यहाँ पे आप पी टैग ये यूज़ कर रहे हो, पी टैग के भी रिप्लेसमेंट है मटेरियल यूआई में पी टैग के जो रिप्लेसमेंट है वो है यहाँ पे टाइपोग्राफी। तो आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी को सर्च करना है, टाइपोग्राफी आपको बाय डिफॉल्ट पी टैग ही देता है। तो आप अगर यहाँ पे नीचे आके देखोगे, आप इसको चेंज कर सकते हो H1 H2 H3 में भी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको पी टैग दे देता है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे टाइपोग्राफी को एक H1 हेडिंग में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको एक पी टैग देता है, तो आप यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो टाइपोग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे जो पी टैग है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद टाइपोग्राफी। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतना करने से हमारे पास यहाँ पे आप देखो एप्पल का लोगो आ चुका है, ये सब कुछ आ चुका है, एंड नीचे मेरे पास यहाँ पे दो लोगो भी आ चुके हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे CSS को आपकी अपडेट करना है। तो CSS को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट चलता है जो कि स्टाइल्ड कंपोनेंट होता है, आपको यहाँ पे उसका यूज़ करना होता है। स्टाइल्ड कंपोनेंट कैसे काम करता है, आपको किस चीज़ के ऊपर CSS चाहिए, मेरे को यहाँ पे बॉक्स के ऊपर CSS चाहिए, तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट उस कंपोनेंट का नाम लेना पड़ेगा। सपोज कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिया, उसके बाद स्टाइल्ड को एज अ फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। किसके ऊपर आपको स्टाइलिंग चाहिए, मेरे को यहाँ पे बॉक्स के ऊपर स्टाइलिंग चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने, और आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर अपनी CSS डालनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ पे जो आपकी CSS डलती है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आपकी डलती है कैमल केस में, तो आपको यहाँ पे कैमल केस ही डालना है। ग्रे का एक शेड डालना है मेरे को, F5 F7 होता है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ग्रे का एक शेड मैंने लिया, ठीक है। हैश लगाना कंपलसरी है, वरना उसके बिना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बैकग्राउंड कलर प्लस बॉक्स की जो अपडेट CSS है विद बैकग्राउंड कलर वो आपको कॉम्पोनेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पर आना है और जो बॉक्स है उसको रिप्लेस करना है विद कंपोनेंट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो CSS है, जो बैकग्राउंड कलर है, वो यहाँ पे कंपोनेंट पे लग चुका होगा। आप यहाँ पे देखो ये जो कलर है और ऊपर जो कलर है वो डिफरेंट है। इसकी हाइट भी आप मैनेज कर सकते हो। तो हाइट सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 44 पिक्सल्स, 44 भी लिखोगे तो भी चलेगा, पिक्सल यहाँ पे लगाना कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हाइट अब यहाँ तक आई है सिर्फ, बहुत सही। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला कॉम्पोनेंट है, इसके अंदर मेरे पास बाकी सभी कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि ये वाला जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, इस पर मैं यहाँ पे अलग से CSS एक डाल सकता हूँ। तो सपोज नैप बार मैंने यहाँ पर लिया, स्टाइल्ड किसके ऊपर CSS है, बॉक्स के ऊपर ही CSS है। और ये जो नैप बार है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये जो यहाँ पे बॉक्स है इसको मैं इसको नैप बार से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब नैप बार में सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जितने मेरे यहाँ पे ये सब एक के नीचे एक आ रहा है ना, ये सब कुछ, इसको मेरे को एक लाइन में लेके आना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आप पेरेंट में लगाते हो तो सभी चाइल्ड एलिमेंट्स को एक लाइन में मूव कर देता है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया भी है। विड्थ ले लेते हैं इसकी, जो कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 100%। जी इनर डिव की विड्थ है, और इनर डिव की जो हाइट है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 100%, ठीक है। 100% ये हाइट 44 पिक्सल तक उठाएगा, क्योंकि जो पेरेंट की हाइट है वो 44 पिक्सल है। तो अगर चाइल्ड में आप 100% दोगे तो मैक्सिमम हाइट उसकी 44 पिक्सल ही रहेगी। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका ये आके यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इन सबको सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जस्ट कंटेंट सेंटर का। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा जस्ट कंटेंट एंड सेंटर, ठीक है।
करेगा, ये इन सबको यहाँ पे सेंटर में मूव कर देगा, बट ये वर्टिकली भी सेंटर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, इनको वर्टिकली सेंटर कर देगा कुछ इस तरह। और एक और चीज़ यहाँ पे मेरे को डालनी पड़ेगी इनको और बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, ठीक है, जो कि होता है मार्जिन में यहाँ पे टॉप और बॉटम 0 और लेफ्ट और राइट से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑटो। तो ये यहाँ पे इनको सेंटर कर देगा। इसके बाद अब ये जो यहाँ पे इमेज है, इमेज में यहाँ पे स्टाइल डाल रहा हूँ। स्टाइल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखो तो इमेज काफ़ी बड़ी है। अब उसने बाकी की जो विड्थ है उसको भी अपने हैंडल लिया किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे विड्थ डाल रहा हूँ 58 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे इस तरह चल रहा है। इसका साइज मेरे को थोड़ा सा कम करना है। अब यहाँ पे इसकी जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो एक काम करते हैं, इस पे मैं यहाँ पे CSS लगा रहा हूँ क्योंकि ये सब यहाँ पे इसी के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर पेरेंट की हेल्प से अगर आपको चाइल्ड की CSS को हैंडल करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है एंड ग्रेटर देन, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे लगाना है स्टार। स्टार इज फॉर ऑल की सभी पे जाके अप्लाई होगा। और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको CSS डालनी है। जैसे सपोज कलर में डाल रहा हूँ, कलर में को एक ब्लैक की जो शेड है उसको हल्का करना है मेरे को थोड़ा। 000 में यहाँ पे ले रहा हूँ। 000 आपका ब्लैक कलर होता है। ओपेसिटी में डाल रहा हूँ यहाँ पे 0.8, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो कलर है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हुआ है कलर। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ाना है। फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट 500 उठाता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज 600 डाला। चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया। ओपेसिटी ले लेते हैं यहाँ पे 0.9। इसके बाद यहाँ पे हल्की सी पैडिंग ले रहा हूँ मैं क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपस में चिपके हुए हैं। तो इनको लेफ्ट और राइट से मेरे को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया सपोज 0 पिक्सल और मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट से ले रहा हूँ इसको 21 पिक्सल ताकि ये दूर दूर हो जाए कुछ इस तरह। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ अब अभी काफ़ी बड़ा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 12 पिक्सल्स, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 12 पिक्सल लिया तो यहाँ पे छोटा हो गया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी हद तक ये मैच कर चुका है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरे को यहाँ पे कम करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आइकन्स हैं ये काफ़ी छोटे हो गए। तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉप चलता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यहाँ पे साइज़ होता है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्मॉल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो मीडियम होता है, मैं यहाँ पे सपोज स्मॉल डाल रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे थोड़े से बड़े हो जाएँ क्योंकि अभी तो ये यहाँ पे बिल्कुल 12 पिक्सल हो गए कुछ इस तरह। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये काफ़ी बड़ा हुआ है आइकन। तो यहाँ पे इसमें 15 पिक्सल डाल रहा हूँ मैं। 15 पिक्सल से हाँ सही है। तो आप यहाँ पे देखो अपना जो हेडर है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। क्लोज आ गए। आप यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर सकते हो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो हमारा कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है बट उनका कलर अभी भी काफ़ी लाइट है, अब काफ़ी क्लोज है। इसके बाद अब काम करते हैं अपने यहाँ पे इन्फो वाले सेक्शन पे। ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इस पे काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे इन्फो में आना है और यहाँ पे वही काम करेंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, डिव को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ विद बॉक्स और मैं यहाँ पे एक टाइपोग्राफी में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और टाइपोग्राफी में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड इसको यहाँ पे तोड़ लेते हैं, नाइस। एंड टाइपोग्राफी के साथ मेरे को यहाँ पे बॉक्स को भी डालना पड़ेगा, बहुत सही। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, बिल्कुल सही दिख रहा है। इसके CSS को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल्ड एंड जो यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, सीधा उस पर यहाँ पे CSS लगाते हैं। तो नाम मैं वही दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, जो सपोज पेरेंट है, मैंने यहाँ पे सभी में नाम में यहाँ पे कॉम्पोनेंट देने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि वाइट है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट वाइट ही होता है, ठीक है, वाइट ही लगा हुआ है वहाँ पे, बट कोई बात नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स डाल रहा हूँ कि मैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन करना है। अब अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे लेफ्ट में अलाइन हुआ है बट मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के वर्क नहीं करेगा। ये Z आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से एरर थी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इस टाइम पे सेंटर लाइन यहाँ पे होना चाहिए। अरे क्या सेंटर लाइन क्यों नहीं हुआ? अच्छा मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया। बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंपोनेंट है आप यहाँ पे इसको बॉक्स को कंपोनेंट से रिप्लेस करो, तब भी आपके चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, जो यहाँ पे आपका P टैग है उसके ऊपर। यहाँ पे डायरेक्टली काम कर सकते हो कि जो पेरेंट है उससे आप चाइल्ड को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे टाइपोग्राफी मैंने लिखा है बट ये डॉम में बाय डिफॉल्ट आपको P टैग दे देता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे P टैग लिखना होता है। फ़ॉन्ट साइज में यहाँ पे डाल रहा हूँ 14 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट साइज सपोज मैंने यहाँ पे 14 पिक्सल डाला, आप यहाँ पे देखोगे ये इस टाइम पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। पैडिंग ले लेते हैं। टॉप और बॉटम से पैडिंग चाहिए मेरे को 12 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए बिल्कुल 0। इसके कलर को यहाँ पे चेंज करते हैं। कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ 1D 1F।
एक सेकेंड 1F, नाइस। तो ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो अपना यहाँ पर था वही बिल्कुल यहाँ पर आया हुआ है। एक और चीज़ है, ये जो यहाँ पे ये है राइट एरो, आप ये भी डाल सकते हो। इसको डालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है एंड GT सेमीकोलन, एंड ग्रेटर देन सेमीकोलन। ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे एंड ग्रेटर देन साइन सेमीकोलन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो यहाँ पे वो है कलर है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो यहाँ पे इतना पार्ट है इसको एक स्पैन में डाल दो, और यहाँ पे आप फिर एक स्टाइल डाल सकते हो इस पर, और स्टाइल में आप यहाँ पे इसमें कलर डाल सकते हो। कलर सपोज टेक्स्ट कलर यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। टेक्स्ट कलर वो जो वहाँ पे वो लोग टेक्स्ट कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है आपका 2997FF। और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, और स्पैन को आपको यहाँ से कट करके और लास्ट में पेस्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा, जो यहाँ पे इनसे मैच कर चुका है। बिल्कुल सही है। मेरे को यहाँ पे आपके सेक्शन पे काम करना है, तो यहाँ पर इन्फो का काम खत्म हो गया, इसको क्लोज करते हैं। हेडर का काम खत्म हो गया, इसको क्लोज करते हैं। कांस्टेंट का काम भी खत्म हो चुका है, इसको भी क्लोज करते हैं। मेरे को यहाँ पे आना है आपके सेक्शन पर। तो सेक्शन के लिए काम करते हैं हम, यहाँ पे सेक्शन को कॉल कर रहे हैं होम से। होम में अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वापस से वहीं पे जाना है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेक्शन वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, वापस आना है, और जो आपकी यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइल है उसमें यहाँ पर आपको इसके नीचे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि प्रोडक्ट सेक्शन के नाम से, और उसमें मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे iPhone 15 Pro है, iPhone है और मैकबुक प्रो है। एक यहाँ पे हेडिंग है, तो अगर आप यहाँ पे देखो वापस जाके यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हेडिंग है, इसके नीचे यहाँ पे एक सब हेडिंग है, ये हेडिंग है, इसके नीचे यहाँ पर एक सब हेडिंग है। फिर यहाँ पे कलर्स हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग का कलर यहाँ पे वाइट है, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ब्लैक है। तो ये भी मेरे को यहाँ पे डायनेमिक रखना पड़ा। और फिर यहाँ पे इमेज URL है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इमेज डिफरेंट है, यहाँ पर इमेज डिफरेंट है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेरे को पास करनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। उसके बाद आप इसको होम से कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो होम है वहाँ से आपको जो आपका प्रोडक्ट सेक्शन है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप यहाँ से पास करना है डेटा में, ठीक है। तो जो डिफरेंट डेटा है वो आप यहाँ से पास कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे डेटा के अंदर iPhone Pro पास कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप iPhone पास कर रहे हो, और नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में आपने यहाँ पे मैकबुक प्रो पास कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे डेटा तो यहाँ पे सेम है, वेरिएबल यहाँ पे सेम है, लेकिन जो डेटा यहाँ पे असाइन हो रहा है हर बार वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे अब डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करके आप यहाँ पे डेटा को निकाल सकते हो, क्योंकि जो प्रॉप्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं, प्रॉप यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद 2 चीजें मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी को इंपोर्ट करना है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? या आपका आएगा MUI मटेरियल से। इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा के मेरे को यहाँ पे बॉक्स लिखना है। बॉक्स को यहाँ पे क्लोजिंग भी देते हैं। उसके बाद हेडिंग है मेरी यहाँ पे, तो हेडिंग में यहाँ पे डाल रहा हूँ टाइपोग्राफी के नाम से। तो टाइपोग्राफी में आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, डेटा डॉट हेडिंग लिखना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक सब हेडिंग है, तो आपको फिर से यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखना है, और टाइपोग्राफी में आपको यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे आपका सब हेडिंग के नाम से एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको डेटा डॉट सब हेडिंग लिखना है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे 2 ये हैं, लर्न मोर और बाय। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक टाइपोग्राफी डाल सकते हो। टाइपोग्राफी के जस्ट अंदर आप यहाँ पे एक एंकर टैग ले सकते हो, एंकर टैग ले सकते हो, स्पैन ले सकते हो। एक ही चीज़ है। एक और चीज़ है, एक और यहाँ पे एक और खास बात है कि हमारे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी आप स्पैन में भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे कंपोनेंट इज इक्वल्स टू स्पैन, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी स्पैन में भी चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे स्पैन डालने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल टाइपोग्राफी भी डाल सकते हो। जो आपको यहाँ पे लिखना है वो है यहाँ पे लर्न मोर, और उसके सामने आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का एक साइन है जो आपका आता है एंड GT और इससे। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि ब्रो ग्रेटर देन ही तो है, वो आप ऐसे भी लगा सकते हो। ये आपका एक HTML का क्लोजिंग होता है। ये जैसे यहाँ पे HTML का क्लोजिंग है, तो ये आपको यहाँ पे एरर देगा, आपको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और डालना है टाइपोग्राफी।
तो सपोज एक और टाइपोग्राफी ले लेते हैं, कंपोनेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट होगा यहाँ पे आपका एंड यहाँ पर आपको लिखना है बाय और एंड GT सेमीकोलन। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओगे, मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15, मैकबुक प्रो, और यहाँ पे ये इसकी सब हेडिंग है, ये यहाँ पे इसकी सब हेडिंग, ये यहाँ पे इसकी सब हेडिंग, और बिल्कुल मस्त चल रहा है। थोड़ी सी अब मेरे को यहाँ पे इसकी CSS को हैंडल करना है। CSS को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये जो यहाँ पे आपका बॉक्स है, इसमें यहाँ पे एक स्टाइल टैग का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज का इमेज यहाँ पे डालनी है। तो मैंने यहाँ पे सपोज बैकग्राउंड लिखा और बैक टिक लगा के मैं यहाँ पे URL का यूज़ कर रहा हूँ। CSS की हेल्प से मैं यहाँ पे एक इमेज को ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे इमेज है वो है मेरी यहाँ पे इमेज URL के अंदर। तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और data.image URL आपको यहाँ पे डालना है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे इमेज आएगी, और तीनों इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन उनमें कोई भी हाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो एक्चुअल में चल नहीं रही। तो एक हाइट डाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्टाइल्ड कंपोनेंट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। स्टाइल्ड कंपोनेंट के बाद आप यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और जो बॉक्स है सबसे पेरेंट जो मेरा यहाँ पे बॉक्स है उसमें यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आपकी विड्थ डालनी है जो कि यहाँ पे 100%, और मेरे को यहाँ पे हाइट डालनी है, एक फिक्स हाइट में यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि है यहाँ पे 580 पिक्सल। तो ये जो आपका यहाँ पे बॉक्स है इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो हेडिंग है और जो सब हेडिंग है उसका कलर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ये आपके यहाँ पे टाइपोग्राफी है, इसमें आप यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हो। स्टाइल टैग में आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो, क्योंकि पीछे से जो हेड कलर है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेम चीज़ आप यहाँ पे जो सब हेडिंग है उसमें भी डाल सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है कलर और कॉलन डेटा डॉट और सब हेड एंड कलर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनका जो कलर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है। इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक CSS डालनी है। मेरे को यहाँ पे जो CSS डालनी है वो है यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, वो सभी चीज़ों को एक लाइन में मूव कर देता है, जो कि इसने यहाँ पे किया भी है। मेरे को इसको वापस से कॉलम अलाइन करना है। यहाँ पे इसने सबको रो अलाइन कर दिया। कॉलम अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो अलाइन आइटम्स एंड सेंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे सेंटर अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरह। ऊपर से बिल्कुल चिपका हुआ है, थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं। तो पैडिंग टॉप में यहाँ पे डाल रहा हूँ आपकी 47 पिक्सल्स। ये जो इमेज है ये यहाँ पर इसका बहुत बुरा हाल हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट फिट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कवर, ठीक है। थोड़ा सा जूम हो जाती है इमेज और कुछ नहीं है। एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट चलता है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट में यहाँ पे डाल रहा हूँ नो रिपीट, कि जो इमेज है वो बार बार रिपीट ना हो। वैसे तो ये हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं इसके साथ URL के साथ, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है URL के साथ ही डालना पड़ेगा मेरे को, हाँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं 50% दे रहा हूँ, 50% और नो रिपीट। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर दी, ये आपको यहाँ पर ले आएगी, नाइस। और आप यहाँ पे देखोगे तीनों में एडजस्ट हुआ होगा, ठीक है। तीनों में यहाँ पर ये चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं। मेरे को यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग में अब यहाँ पे मेरे को चेंजेस करने हैं। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट एंड हेडिंग इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और यहाँ पर सपोज मैंने लिया टाइपोग्राफी मैंने यहाँ पर लिया, और इसको लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट वेट कितना ले, सपोज 600 में यहाँ पे फॉन्ट वेट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज फॉन्ट साइज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 36। हेडिंग का जो मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 36, ताकि आप यहाँ पे देखोगे कि जो हेडिंग है आपका वो यहाँ पे इस टाइम पे बड़ी हो जाएगी कुछ इस तरह। ये तो बहुत छोटा है, 36 नहीं लेते, 56 ले लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही आया। अब मेरे को यहाँ पे सेम चीज़ करनी है आपके सब हेडिंग के साथ। तो उसमें आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा सब हेडिंग इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और यहाँ पे ले लेते हैं टाइपोग्राफी एंड वही दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे ले लेते हैं आपका 28 पिक्सल्स, ठीक है। ये अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मेरे को यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो टाइपोग्राफी है इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इससे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे, अरे ये तो अब भी काफ़ी छोटा है, इसको क्या हुआ एक सेकेंड दे दो मेरे को। हाँ ये बड़ा आना चाहिए था काफ़ी, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक CSS में यहाँ पे वो डाल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे बॉटम से हल्की सी पैडिंग चाहिए। तो 0 0 मतलब टॉप से 0
राइट से 0, बॉटम से 5 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से 0। ये आपका क्लॉकवाइज चलता है टॉप से स्टार्ट होके, बट ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है, अरे यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये भसड़ है। ये आपका यहाँ पे कंपोनेंट का जो फर्स्ट नेम होना चाहिए वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, वरना रिएक्ट उसको ट्रीट करता है एज एन HTML टैग। वो उसको रिएक्ट का कंपोनेंट ट्रीट ही नहीं करता। तो यहाँ पे ये भसड़ दी, तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आपका जो सेक्शन वाला काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे छोटा था बट ये एकदम से यहाँ पे बड़ा कैसे हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं हेडर में वापस से, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 12 पिक्सल था। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालना है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है इसको, एरे में कॉमा लगा के, और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डालना होता है। इसमें मेरे को लग रहा है वो डालना पड़ेगा मेरे को 12 पिक्सल, ऐसे चलेगा ये, हाँ ऐसे चला है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं डाल सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डालने से ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका भी साइज़ कम हो गया, तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं कि एक सेकेंड, इसको रिवर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका 12 ही डाल रहा हूँ, ठीक है। ये टाइपोग्राफी में यहाँ पर स्टाइल टैग में मैं डाल रहा हूँ इसको, क्योंकि स्टाइल टैग प्रायोरिटी पे उठाएगा ये। तो यहाँ पे सपोज 12 पिक्सल में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अब ये परफेक्ट चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देखो, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। एक ये फ़ॉन्ट वेट भी पिक नहीं कर रहा, तो फ़ॉन्ट वेट भी यहीं पर ही डाल देते हैं, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सपोज 600, ऊपर 600 था ना, हाँ ऊपर 600 ही था, बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला काम अपना और सेक्शन वाला काम भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस दो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, लर्न मोर और बाय वाला रहता है। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, जो लर्न मोर और बाय वाला है यहाँ पर CSS में को यहाँ पे चाहिए होगी, तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज लिंक स्टाइल करके। एक कलर आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो, जो कि होगा यहाँ पे 299 और 7FF, जो हमने पीछे भी दिया था। सपोज स्टाइल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिंक स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल्स टू और लिंक स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कलर है यहाँ पे, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी पैडिंग में को यहाँ पे डालनी पड़ेगी इसको, यहाँ पे थोड़ा दूर करने के लिए इसको। तो टॉप और बॉटम से 0, लेकिन लेफ्ट टू राइट से 30 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल डाला, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट साइज़ में को यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं यहाँ पर आपका 21 पिक्सल्स, और बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देखो सेक्शन वाला काम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तीनों हमारे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पे काम करना है प्रोडक्ट्स पे, जो ये आपका यहाँ पे हेलो फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो अपना यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे काम करना है। सेक्शन वाला काम कंप्लीट हो चुका है, तो प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट्स वाला पार्ट अपना ये वाला पार्ट है। आप अगर यहाँ पे नीचे आओगे तो ये सेक्शन खत्म होने के बाद ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है। इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो यहाँ पर ये एक डिव है, और डिव में हमारे पास यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं। एक पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं, जिनमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, जो इन दोनों को एक लाइन में मूव कर रहा है। सिंपल सी कहानी है। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे वापस आना है, ठीक है। और सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे पेरेंट में या तो एक फ्रेगमेंट, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहाँ पे पता होगा। मेरे पास यहाँ पे एक पेरेंट में डिव है, डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं। वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे होगा सपोज प्रोडक्ट के नाम से। तो प्रोडक्ट डॉट JSX यहाँ पर इसको मेरे को लेना है। मेरे को यहाँ से K हटाना है, K एक्स्ट्रा लग गया। तो यहाँ पर मैंने एक ये लिया, और ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, ये आपका यहाँ पे इसका चाइल्ड कंपोनेंट है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद 2 चाइल्ड कंपोनेंट है, इन दोनों को एक लाइन में मूव करना है। तो स्टाइल में आपको यहाँ पे डिस्प्ले और फ्लेक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा। और कितनी रोज है मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 रोज हैं, तो ये 3 रो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ एरर्स आ रही है, जैसे बॉक्स को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे मटेरियल से आएगा। प्रोडक्ट इसको नहीं पता क्या चीज़ है, तो प्रोडक्ट एक काम करते हैं, प्रोडक्ट है ना सेक्शन की बिल्कुल कॉपी है, तो सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बस विथ ही तो हाफ हुई हुई है, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। आप अगर यहाँ पे मैं आपको वापस जाके दिखाऊँ, इसकी विथ ही तो हाफ है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, वही हेडिंग है, वही सब हेडिंग है, वही लर्न मोर बाय है, वही हेडिंग है, वही सब हेडिंग है, वही लर्न मोर बाय है। नीचे इमेज लगी हुई है, यहाँ पे भी नीचे इमेज लगी हुई है। बस जो विथ है वो हाफ हो गई, इतना सा काम हुआ है बस। तो अपना जो सेक्शन है वो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे इसको सेक्शन को आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सेक्शन को रिप्लेस करना है विद प्रोडक्ट, और जो यहाँ पर आपका सेक्शन है इसको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है, ठीक है। वापस आना है, और ये जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, इसको आपको
यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको डेटा पास करना पड़ेगा। डेटा आपको अगेन वहीं से मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा प्रोडक्ट्स के नाम से, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस आना है, कॉन्सेंट फाइल में जाना है। कॉन्सेंट फाइल में यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर लेना है। क्या चीज़ है यहाँ पे? वही चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर थी, बस यहाँ पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, कलर्स नहीं है। यहाँ पे हेडिंग का कलर सब हेडिंग का कलर था। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे लाइट है, लाइट के ऊपर डार्क कलर किया हुआ है इन लोगों ने। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका बैकग्राउंड कलर लाइट है और लाइट के ऊपर यहाँ पे डार्क कलर हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पर सिर्फ हेडिंग है और सिर्फ सब हेडिंग है और इमेज यूआरएल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हेडिंग है, सब हेडिंग है, इमेज यूआरएल है। तो यहाँ पर आते हैं वापस और आपको जो ये प्रोडक्ट्स के अंदर चलना है और यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इसको यहाँ से आपको इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ जो कहाँ से आएगा, ये आपका कॉन्सेंस के अंदर से आएगा। बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। डेटा के अंदर क्या पास करना है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स डॉट, सबसे पहले क्या रखें, कुछ भी रख लो, वॉच रख लेते हैं सबसे पहले। इसको यहाँ पे आके कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैं आईपैड डाल रहा हूँ और आईपैड के बाद क्या डालें, यहाँ पे सपोज मैकबुक डाल देते हैं। ये सब मेरे पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो सब मेरे पास यहाँ पे कीज़ हैं। तो होम पोर्ट मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद क्या रखें यहाँ पे, सपोज आर्केड यहाँ पे डाल रखते हैं। आर्केड के बाद क्या बचता है, एप्पल वॉच बचता है। तो यहाँ पे रख लेते हैं एप्पल वॉच। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी कैसा दिख रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। वे तो उसने अपने आप हाफ कर दी। वे तो उसने अपने आप क्यों हाफ कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करते हैं, उनको एक लाइन में मूव कर देता है। तो इक्वल विथ को वहाँ पे बांट देगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे विथ कोई हार्ड कोड नहीं की हुई, हाइट हार्ड कोड हुई है, विथ हार्ड कोड नहीं हुई। विथ यहाँ पे 100% है, तो जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसका 100% वो यहाँ पे पिक कर लेगा। तो सर ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। एक चीज़ बस मेरे को यहाँ पे और दिख रही है कि ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस है ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मार्जिन है मैं यहाँ पे 10 डाल सकता हूँ। तो हाँ सही है, तो यहाँ पे मार्जिन इसने यहाँ पे 10 पिक कर लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। या एक काम कर लेते हैं, 10 की जगह इसको 5 रखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसको हटाते हैं। 1 मिनट दे दे तो बस मेरे को। हाँ सही है। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 0 डालना है और यहाँ पर मेरे को 5 पिक्सल डालना है। ठीक है, कि लेफ्ट और राइट से वो 5 पिक्सल पिक करे, कुछ इस तरह। ऊपर और नीचे से मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए। और आपके यहाँ पे जो एप्पल क्लोन है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये वाला यूआरएल यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप सीधा जो अपना लिंक है वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा, ताकि ये यहाँ पे इस पर क्लिक करने पे वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। बिल्कुल HTML5 है, रिएक्ट भी नहीं लगानी, HTML5 का कॉन्सेप्ट है। इसको स्पैन एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको स्पैन एलिमेंट को रिप्लेस करना है विद एंकर टैग और वहाँ पे आपको href डालना है। ठीक है, href में आप यहाँ पे अगर ये डाल दोगे लिंक तो ये वर्क कर जाएगा। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पे AWS कॉग्निटो वाले कॉन्सेप्ट पर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे AWS खोल लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे AWS खोला, आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आई होप आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉग्निटो। ठीक है, कॉग्निटो यहाँ पर AWS की एक सर्विस है जो आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब यूज़र ऑथेंटिकेशन का काम करती है। यहाँ से आप लॉगिन और जो साइनअप है उनको मैनेज कर सकते हो। लॉगिन और साइनअप अब तक हम क्या करते थे, अगर आपने लॉगिन और साइनअप अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो अब तक हम क्या करते थे, अगर आपकी वेबसाइट में लॉगिन साइनअप है तो आपको डेटाबेस चाहिए होता था, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने जो यूज़र्स हैं उनको डेटाबेस में स्टोर कराना पड़ता था। और आपको यहाँ पे उसके लिए बैकएंड भी चाहिए होता था, क्योंकि आपकी जो हिट है वो फ्रंट एंड से पहले बैकएंड पर आएगी, बैकएंड से फिर वो हिट जाएगी आपके डेटाबेस में। तो यहाँ पर आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती थी विद फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस। बट AWS कॉग्निटो ने क्या कर दिया, AWS कॉग्निटो की हेल्प से आप जो बैकएंड और जो डेटाबेस का काम है वो आप रिमूव कर सकते हो और वो काम आप दे सकते हो कॉग्निटो को। तो कॉग्निटो आपका जो यूज़र लॉगिन है, यूज़र साइनअप है, वो खुद से हैंडल करेगा। इसके पास अपना डेटाबेस भी है जहाँ पर वो सारे यूज़र्स को स्टोर करेगा। और ये फ्री है 50,000 यूज़र्स तक। ठीक है, 50,000 यूज़र्स तक ये फ्री है बिल्कुल।
तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है कॉग्निटो पे, और यहाँ पे यूज़र पूल बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्रिएट यूज़र पूल का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। कॉग्निटो यूज़र पूल हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल, तो आपको यहाँ पे ईमेल को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद पासवर्ड पॉलिसी आप यहाँ पे क्या क्या रखना चाहते हो, जो भी यहाँ पे कॉग्निटो डिफॉल्ट है मैं यहाँ पे वही रखना चाहता हूँ कि जो पासवर्ड मिनिमम लेंथ है वो 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए और लोअर केस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद MFA जो कि होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक ऑथेंटिकेटर ऐप होती है, आप उसका यूज़ करना है क्या, अभी उसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे नो MFA मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो यूज़र ईमेल रिकवरी, मतलब यूज़र की अकाउंट रिकवरी आप कैसे चाहते हो, ईमेल, उसके ईमेल पे एक लिंक जाना चाहिए जहाँ से वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। सेल्फ रजिस्ट्रेशन बंदा कर सकता है, मतलब उसको आप साइन अप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे जो साइन अप है वो आपका, जैसे अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो आपका एडमिन क्रिएट करके देता है, आप वहाँ पे साइन अप नहीं करते। तो एक तो वो सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो साइन अप वाला होता है, हमें यहाँ पे साइन अप रखना है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे इसको जो आपका वेरिफिकेशन है वो आप कैसे करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे बंदे को ईमेल भेजेंगे, ठीक है। ओरिजिनल एट्रीब्यूट हम यहाँ पे रखेंगे, उसके ईमेल एड्रेस पर मेरे को यहाँ पे चाहिए। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे एक तो ईमेल है, ईमेल हमें चाहिए। आप अगर यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करना चाहो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें आपका जो साइन अप है और जो आपका लॉगिन है वहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईमेल आईडी आपको कौन से भेजनी है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन की एक ईमेल आईडी जाएगी। तो अमेजन SES का अगर आपको यूज़ करना है, SES इज सिंपल ईमेल सर्विस, ये भी एक AWS का एक फीचर है। या फिर मैं चाहता हूँ कि कॉग्निटो ही मेरे एंड से भेज दे, तो आपको जो ईमेल जाएगी वो इस वाले उससे जाएगी, ठीक है। ये वही यहाँ पे ईमेल एड्रेस जिससे जाएगी, ये यहाँ पे उसका रीजन है जो कि US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, जो कि डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र पूल का नाम देना है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज एप्पल क्लोन के नाम से। और फिर यहाँ पे आपके पास होस्टेड ऑथेंटिकेशन पेजेस, ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्या आपको ऑथेंटिकेशन पेज चाहिए। मैं चाहता हूँ हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। और आप यहाँ पे क्या चाहते हो, कॉग्निटो डोमेन चाहते हो या कस्टम डोमेन चाहते हो, ठीक है, कस्टम डोमेन या फिर कॉग्निटो डोमेन। मैं यहाँ पे कॉग्निटो डोमेन चाहता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, सपोज एप्पल क्लोन कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे सपोज लिखा। ये यूनिक होना चाहिए और ये अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद एक पब्लिक क्लाइंट में यहाँ पर इसको चाहता हूँ जहाँ पर मेरे को क्लाइंट नेम डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर सपोज लिखा एप्पल क्लोन। और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास यहाँ पे क्लाइंट आईडी, दूसरा होता है सीक्रेट की। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपकी जो APIs है वो सिक्योर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही पूछ रहे हैं कि क्लाइंट आईडी तो जनरेट होगी तो क्या आपको सीक्रेट की भी जनरेट करनी है, मेरे को जनरेट नहीं करनी। उसके बाद ये पूछा है अलाउड कॉल बैक URLs, मतलब ये लॉगिन करने के बाद कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। ब्रो ये लॉगिन करने के बाद अभी के लिए तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको डिप्लॉय करते हो तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर URL करके डिप्लॉयमेंट URL भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लॉगिन स्क्रीन अलग है। वहाँ से जब वो साइन इन सक्सेसफुल होगा तो वहाँ वो उसके बाद कहाँ पर जाना चाहिए तो उसका URL आएगा। तो लोकल होस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, पोर्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ और तो यहाँ पे ठीक है सब कुछ, बाकी तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर हम इसको कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है। सबको जब आप यहाँ पे रिव्यू कर लो तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आके क्रिएट यूज़र पूल पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे यूज़र पूल क्रिएट कर देगा। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा यहाँ पे यूज़र पूल क्रिएट कर दिया, जो कि इसने बनाया मेरा 10 सेकंड्स अगो। दो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, एक आपको यहाँ पे चाहिए होगा आपका यूज़र पूल ID, ये इससे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक आपको अपनी एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि भाई इसको कहाँ पे जाके कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको यहाँ पर आके कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ एक और होगी, ऐप इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा क्लाइंट ID, ये आपको ये भी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस से कोड में आना है। कोड में आने के बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक .env फाइल बनानी है। .env फाइल के अंदर मैं यहाँ पे चाहता हूँ रिएक्ट ऐप, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, ये यूज़र पूल ID ये मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो यूज़र _ ID इज इक्वल्स टू क्या ID है, इसको कॉपी किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। और फिर रिएक्ट ऐप
कभी जो भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप अगर कुछ भी डालते हो तो उसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर से, ठीक है। तो ये कंपलसरी होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा। रीजन क्या है, वो है यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 बाय डिफॉल्ट होता है। आप यहाँ पे इसको लेके चेक कर सकते हो, जो भी यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट हुआ होगा आपका। मेरा यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर और क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी क्या है, यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे आना है और इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ये आपकी यहाँ पे क्लाइंट आईडी है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। जब भी आप ENV फाइल में अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट करोगे, वरना वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करना है। इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। इनका कोई काम नहीं। अब हमें यहाँ पे काम है अपने होम कॉम्पोनेंट में। यहाँ पर अब मेरे को कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो मेरे को लॉगिन पेज दिखाना है वो लॉगिन पेज भी तो कहीं कहीं से आएगा, और यहाँ पर मेरे को अपने AWS कॉग्निटो के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए 2 पैकेजेस हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने होते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। एक सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको यहाँ मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड में। तो आप यहाँ पे देखोगे API रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट योर यूजर पूल विद एन ऐप। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा यहाँ पे कॉग्निटो को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो उसका यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि AWS कॉग्निटो क्या है और आप यहाँ पे कैसे कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आप यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये वाला आपको यहाँ पे एक पेज मिलेगा, और यहाँ पे मेरे को इसको रिएक्ट के साथ यूज़ करना है। तो आप इसको रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसका एक पूरा एक क्विक स्टार्ट उन्होंने दिया हुआ है। ये वाला पेज हमें अगर दिखाना है तो हमें ऑथेंटिकेटर कंपोनेंट अपने जो मेरा यहाँ पे फ्लो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अपनी जो पूरी एप्लीकेशन है उसको मेरे को ऑथेंटिकेटर जो कंपोनेंट है उससे रैप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो 2 पैकेजेस मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। एक है यहाँ पे AWS Amplify UI React और दूसरा है यहाँ पे AWS Amplify। इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे नीचे आना है और आपको यहाँ पे इनको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये दोनों पैकेजेस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ये आपका यहाँ पे चल रहा है। इसको क्लोज करते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्पलीफाई को इंपोर्ट करना है फ्रॉम AWS एम्पलीफाई। तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो एम्पलीफाई है इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से आएगा, फ्रॉम AWS एम्पलीफाई। दूसरा आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटर को इंपोर्ट करना है। ऑथेंटिकेटर से ही आपका जो लॉगिन और साइनअप स्क्रीन है वो यहाँ से आएगी। तो इसको यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन है इस पर CSS भी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे CSS लगी हुई है, तो इसकी एक अलग से फाइल है जो कि ये वाली फाइल है। ये जो CSS फाइल है आपको इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है AWS एक्सपोर्ट्स। AWS एक्सपोर्ट्स के नाम से इन्होंने यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाई हुई है जहाँ पर आपके पास वो सभी फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे ENV फाइल के अंदर कुछ जो भी मेंशन किया हुआ है वो इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है AWS एक्सपोर्ट्स के अंदर। AWS एक्सपोर्ट्स के अंदर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया और उसको पास कर दिया इन्होंने एम्पलीफाइड और कन्फिगर के अंदर। बट हमने यहाँ पे AWS एक्सपोर्ट नहीं बनाया, मैंने इसको डाला ENV फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पे AWS एक्सपोर्ट ना लिख के, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो एम्पलीफाइड और कन्फिगर, ठीक है। एम्पलीफायर का जो कन्फिगर यहाँ पे फंक्शन है आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो और ये यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एम्पलीफाइड और कॉन्फिगर, ठीक है। AWS एक्सपोर्ट है आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये डाला और ये एक ऑथ लेता है। ऑथ के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे रीजन आएगा, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे यूज़र पूल आईडी आएगी, जो भी हमने वहाँ पे ENV फाइल के अंदर मेंशन किया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे लेगा। तीसरी चीज़ आपका यहाँ पे यूज़र पूल, एक सेकेंड, यूज़र पूल वेब क्लाइंट आईडी आएगा। तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये रीजन कहाँ से आएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे process.env.react_app_ और यहाँ पर आपको डालना है रीजन, बिल्कुल सही है। उसके बाद यूज़र पूल आईडी आपको कहाँ से मिल जाएगी, process.env. आप यहाँ से मेक श्योर कि आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डालो, तो आप यहीं से ही इसको कॉपी कर लेना, बिल्कुल सही है। इसके बाद यूज़र पूल वेब क्लाइंट आईडी, तो इसके लिए आपको वापस से ENV फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्लाइंट आईडी, तो process.env.react ऐप क्लाइंट आईडी, बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे अपना जो एम्पलीफाई है उसको यहाँ पे कन्फिगर कर दिया। कन्फिगर करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी जो पूरी एप्लीकेशन है उसको रैप करना है विद ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटर से इसको रैप करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे हम एक जो
हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे हम उससे अपनी एप्लीकेशन को रैप करते हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे इसको रैप करना है। मतलब ये यहाँ पे जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है वो है चाइल्ड यहाँ पे पास होगी इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑथेंटिकेटर को मैंने यहाँ पे इससे रैप कर दिया। इसके बाद अब इसका एक कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है। तो वो जो कॉल बैक फंक्शन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे उसके अंदर, अगर आपको साइन आउट करना है, ठीक है, क्योंकि साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे साइन आउट भी करोगे तो वो यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हो, इन्होंने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर से यहाँ पे आप पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक है यहाँ पे साइन आउट, दूसरा है यहाँ पे यूज़र। जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे यूज़र के अंदर है, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पे ये डाला, इसे ये डालने के बाद आप यहाँ पे इसको ये डाल सकते हो और यहाँ पे तो कट करके इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं और यहाँ पे ये डालते हैं। नाइस। डिव का मेरे को यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है तो इसको फ्रेगमेंट बना लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगा रहा है तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। काम अपना यहाँ पे ऑथेंटिकेटर का ख़त्म हो चुका है, जो एम्पलीफायर का बस इतना सा ही काम था। तो बस अब इसको टेस्टिंग करनी है इसकी। कंपाइल ये हो चुका है, वापस आते हैं और मेरे को यहाँ पे वापस आके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश किया इसको मैंने, यहाँ पे मेरे को साइन इन पेज दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेरे को एक सेकेंड कंसोल चेक करना है कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर है तो यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अभी तो कोई एरर नहीं है, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आपका अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सपोज code4interview01@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पासवर्ड अगर आपका मैच होता है उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका जो ईमेल है उस पर यहाँ पे आपके पास एक कंफर्मेशन कोड जाएगा। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे खोल लेना है एंड उसको खोलने के बाद जो भी यहाँ पे आपके पास कोड आएगा आपको यहाँ पे वो कोड डालना है। जैसे मेरे पास जो यहाँ पे कोड आया वो है 10510। कंफर्म किया मैंने यहाँ पे इनवैलिड कोड। अरे एक सेकेंड मेरे को फिर से देखना पड़ेगा। 10510 है, सॉरी माय बैड, ठीक है। कंफर्म किया, कंफर्म हुआ एंड ये आपका रीडायरेक्ट होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बनाया है एप्पल क्लोन, ठीक है। जो एप्पल की वेबसाइट है उसको हमने यहाँ पे क्लोन किया। आप यहाँ पे बाकी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसके क्लिक पे कहाँ जाना चाहिए, लर्न मोर पे कहाँ जाना चाहिए, बाय पे कहाँ जाना चाहिए, सपोर्ट पे कहाँ जाना चाहिए, शॉप नाउ पे कहाँ जाना चाहिए। वो सब HTML का पार्ट है, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। AWS प्रोजेक्ट्स हैं, Next.js प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं यूजिंग React.js, स्प्रिंग बोट, हाइबरनेट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप स्नैक गेम बना सकते हो, नोटपैड बना सकते हो, इनकी क्लोन्स हैं। तो काफ़ी कुछ है, आप यहाँ पे काफ़ी कुछ चेक कर सकते हो। मनस्टैक प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्लोन है, ब्लॉग एप्लीकेशन है, Gmail क्लोन है, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।